हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग जीएस फॉर एसएससी एंड रेलवेज देखते हैं। ठीक है, तो एसएससी की क्लासेस में इस क्लास में हम लोगों ने पहले भी हमने ये बताया था कि टॉपिक का कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जब कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन मिले तो आप उसको बनाने का अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, एक टॉपिक देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है नोटा। आप लोगों ने सुना होगा नोटा, ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। नॉन ऑफ द अबव, जब आप चुनाव में वोट देने जाते हैं तो ये ईवीएम होता है, तो यहाँ पर चुनाव चिन्ह रहता है और ये उम्मीदवार रहते हैं और लास्ट में नोटा रहता है। अगर आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप नोटा का बटन क्लिक कर सकते हैं, समझे। तो नोटा से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में नोटा की जो शुरुआत है वो 2013 में हुई थी। दिल्ली, मध्य प्रदेश में देखता हूँ आगे, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में सन 2013 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो उसी में पहली बार इन राज्यों की विधानसभाओं में मतदाताओं को नोटा का ऑप्शन दिया गया था। हालांकि 2014 के लोकसभा में नोटा का यूज नहीं किया गया, लेकिन अब तो नोटा का यूज हर जगह किया जाता है। यहाँ पर एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि नोटा का सजेशन 1999 में विधि आयोग ने, लॉ कमीशन ने दिया था। ठीक है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो बहुत ही ज़्यादा एक्सेस विवाद हो गया नोटा को लेकर के, क्योंकि इंदौर लोकसभा में ये कैंडिडेट, उनका चुनाव चिन्ह और ये नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले, है ना। किसी भी उम्मीदवार के कंपैरिजन में नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले, है ना। और वोट कितने, 2 लाख से भी ज़्यादा। तो इस पर काफ़ी विवाद हो गया कि क्या दोबारा से इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसे तो नोटा कई राज्यों में तो ऐसा भी प्रावधान है कि अगर नोटा को ज़्यादा मत मिल जाते हैं, ध्यान में रखिएगा, मत वैलिड नहीं माने जाते हैं, लेकिन नोटा को ज़्यादा मत मिल जाते हैं, वोट मिल जाते हैं, तो उसे काल्पनिक उम्मीदवार माना जाएगा और वहाँ पर दोबारा से चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग एक टॉपिक छोटा सा और देखेंगे। आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से एसएससीज और रेलवेज में क्वेश्चन का नया पैटर्न बना है। ठीक है, जैसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट में आए हुए विख्यात मुकदमे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा लैंडमार्क डिसीजन दिया है जिससे भारतीयों के जनजीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। आम लोगों के जीवन पर वैसे निर्णयों ने काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला है। सिर्फ आम लोगों के जीवन पर नहीं, बल्कि संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। तो एसएससी जैसे एग्जामिनेशन में जो महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट के हैं, है ना, किस वर्ष आए थे, मुकदमे का नाम क्या था, ये सब क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आप टॉपिक को देख करके समझने का कोशिश करिएगा और ट्राई करिएगा कि हम खुद से इस विषय को लेकर के कुछ सर्च करें। ठीक है, जैसे राम जवाया कपूर वर्सेस पंजाब राज्य का मुकदमा। ये जो मुकदमा है वो 1955 में आया था। ठीक है, और ये एक बार फिर से देख लीजिए, राम जवाया कपूर वर्सेस पंजाब राज्य का मुकदमा। और ये जो मुकदमा है
वो किससे संबंधित है? ये मुकदमा संबंधित है सारवान तथ्य, वैल्यूबल सारवान तथ्य। यहाँ पर हम और आप ये जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव सरकारें चलाती हैं, जुडिशरी न्याय करता है और लेजिस्लेटिव कानून बनाता है, लेकिन भारत के संविधान में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सरकार कौन चलाएगा, कानून कौन बनाएगा और न्याय कौन करेगा, है ना। संविधान में लिखा हुआ नहीं है, समझ गए ना। ध्यान में रखिएगा, ये सब चीज जो है, ये सब टॉपिक है, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और हमने नहीं पढ़ रखा है तो फिर हमको छोड़ना पड़ता है या गलत हो जाता है, ठीक है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि न्याय का कार्य केवल न्यायपालिका का है, ठीक है। कानून विधानसभा या संसद ही बनाएगी। तो हमारे देश के संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 50, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इसमें सेपरेशन का, पृथकीकरण का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, है ना। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये जो आर्टिकल है वो एग्जामिनेशन में हमेशा से पूछा जाता रहा है, ठीक है। तो राम जवाया कपूर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य का एक अंग दूसरे अंग के सारवान विषय पर अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो राज्य का एक अंग क्या है? यहाँ पर अंग का कोई अंग का मतलब हो गया, जैसे एक अंग जुडिशरी है, एक अंग एग्जीक्यूटिव है और एक अंग लेजिस्लेटिव है, कि अननेसेसरी आपको इंटरफेरेंस नहीं करना है। आपसे सीधा एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि राम जवाया का मुकदमा किससे संबंधित है, ठीक है। ठीक है। एक दूसरा महत्वपूर्ण मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया था, धर्मदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। धर्मदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो मुकदमा है वो सन 2004 में आया था। ये मुकदमा सन 2004 में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी संस्थान को भारत सरकार राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारी संस्थान हैं जो राष्ट्रीय महत्व की, यदि वो राष्ट्रीय महत्व की संस्थान घोषित हो गई तो भारत की संसद को उस पर कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो ये मुकदमा उन दिनों काफ़ी चर्चित रहा था। एक अन्य मुकदमा जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये मुकदमा नवीन जिंदल और यूनियन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ये मुकदमा नवीन जिंदल और यूनियन ऑफ इंडिया का मुकदमा है, जो कि सन 2004 में आया था। और ये आर्टिकल 19(1) से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 19(1) जो है वो राइट टू स्पीच है ना। तो इस मुकदमे में ये कहा गया कि राष्ट्र ध्वज का फहराना एक मूल अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है। ऐसे राष्ट्र ध्वज को फहराना राइट टू स्पीच तो है ही है। जब आप अपने देश के झंडे को फहराते हैं तो ये आपके बोलने की आज़ादी का एक पार्ट है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, राष्ट्र ध्वज फहराना क्या चीज़ की आज़ादी है? तो बोलने की आज़ादी का भाग है ना। और साथ के साथ अब ये तो मूल अधिकार की श्रेणी में इसको मुकदमे के थ्रू रखा गया कि राष्ट्र ध्वज फहराना फंडामेंटल राइट में आएगा।
अब इसी कारण से आप देखते हैं कि अब आप चाहें तो सर्टेन नियमों का पालन करके 24/7 आप अपने घरों में, अपने संस्थानों में राष्ट्रध्वज को लगा सकते हैं। पहले आपको ऐसी आज़ादी नहीं थी। ठीक है। अच्छा, एक अन्य मुकदमा जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, जो कि अजय हाशिया वर्सेस खालिद सुहरावर्दी का मुकदमा है। अजय हाशिया और खालिद सुहरावर्दी का मुकदमा है, जो कि 1981 में इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया था। इसमें ये जो मुकदमा है वो आर्टिकल 12 से संबंधित है। आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा, स्टेट का डिफिनेशन, राज्य की परिभाषा क्या होगी। इसमें बताया गया कि राज्य की परिभाषा तय करने के मापदंड क्या होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि राज्य क्या है। आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा कही गई वो राज्य क्या है ना। तो जितने भी पीएसबीज हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जितने भी पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं, उसके साथ साथ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, आप जिस शहर में रहते हो वहाँ का जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन है ना, ये सब राज्य के अंतर्गत आता है। समझे। तो अजय हाशिया और खालिद सुहरावर्दी का मुकदमा अपने समय में काफ़ी प्रचलित रहा था। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में मिले तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि हमने ये कभी सुना ही नहीं। ठीक है। उसी तरह से सोनू कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मुकदमा ये 2011 में आया था, है ना, जो कि निजता के अधिकार से संबंधित है, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे मुकदमे हैं। ठीक है। जैसे प्रदीप जैन और यूनियन ऑफ इंडिया का मुकदमा 1987, जैसे प्रदीप जैन और ये जो यूनियन ऑफ इंडिया का मुकदमा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए कि एक एक्स राज्य का स्टूडेंट वाई राज्य में जाता है कोई शिक्षा प्राप्त करने, मान लीजिए मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने, और वाई राज्य में जाकर के वहाँ पर उसको उस राज्य की तुलना में उस छात्र से ज़्यादा फी लिया जाता है। पॉसिबिलिटी है इस बात की, ज़्यादा फी लिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा होता है, इस तरह से अगर किया जाता है, तो उसको राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जोड़ना भारी गलती है ना। तो देखिए किस किस तरह के मुकदमे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। और भी कई सारे मुकदमे हैं जो काफ़ी फेमस रहे हैं, जैसे गोलकनाथ भारती और पंजाब राज्य का मुकदमा, केशवानंद भारती और केरल राज्य का मुकदमा, एसआर बोम्मई का मुकदमा, इंदिरा साहनी का मुकदमा, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मुकदमा, है ना। कई सारे ऐसे मुकदमे हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कोई भी अगर ये कहता है कि मेरी वीडियो में आप आ जाइए और यहाँ पर आपको परफेक्ट 100% मटेरियल मिल जाएगा, तो गलत। आपको टॉपिक मिल गया है, अब आप उस टॉपिक के आधार पर छोटा छोटा नोट्स बनाने की कोशिश करिए। ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।